तो बच्चों, आज हम लोग फिर से यूनिट डायमेंशन में आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम लोग डिफाइन करते हैं, जिसमें मेन हम लोग को पढ़ना SI सिस्टम है, और उसके बारे में भी ढेर सारी चीज़ें आपको हमने बताया, ठीक है। तो उसमें आज आगे देखते हैं। आज यूनिट्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसके बाद हम लोग डायमेंशन सीखेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और उसका यूज क्या है, ठीक है। तो चलो, तो बच्चों कल हम लोग बात कर रहे थे यूनिट की। अब देखो, यूनिट या डायमेंशन अभी आप चाहोगे याद करना तो बहुत मुश्किल होगा। आप जैसे जैसे चैप्टर्स में टर्म्स पढ़ते चले जाओगे, आपको यूनिट या डायमेंशन याद करना आपके लिए बहुत आसान काम है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एक काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूं, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एक टर्म है जो 12th में आपको मैग्नेटिज्म पढ़ते समय आएगा। जब हम लोग EMI पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस समय आपको ये टर्म आएगा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर इसका हमको यूनिट अभी याद करना होगा तो फिर हमें वो रटना होगा, लेकिन अगर हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत आराम से इसके यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको तो उस समय आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है B.A, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, ठीक। अब ये B है आपका मैग्नेटिक फील्ड और A है एरिया, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट है, तो हम लोग SI यूनिट ऑफ अगर फ्लक्स लिखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट जो होता है बच्चों, वो होता है टेस्ला, है ना, टेस्ला। और जो एरिया है वो हो गया आपका मीटर, लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला एक साइंटिस्ट के नाम पे। अब ये टेस्ला भी कोई बेसिक यूनिट नहीं है, ये कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसको भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो पहले यहाँ तो देख ले, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को एक वर्ड अगर लिखना हो इसके लिए बच्चों, इसके लिए एक वर्ड लिखना हो तो वो हम लोग लिखते हैं वेबर। देखते हो कितने सारे यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला किसके लिए ऐसा यूनिट होता है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और एरिया के लिए आप लिख दोगे मीटर स्क्वायर। अब देखो कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे अगर हम इसे याद करते हैं तो, लेकिन जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर मैं टेस्ला की बात करूं, अगर आप कहोगे कि सर टेस्ला को ही फंडामेंटल यूनिट में बताओ, तो इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला का सहारा लेना होगा, क्योंकि अगर आप इक्वेशंस जानोगे तो यूनिट डिराइव कर सकते हो। अब जैसे देखो, हम लोग एक पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में FB यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ये एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा वहां पे। अब इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो फोर्स का तो हो जाएगा आपका न्यूटन, तो इसके जगह हम लोग न्यूटन लिख देंगे। अब ये भी जबकि फंडामेंटल नहीं है, हम लोग एकदम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। और ये आपका I, ये तो चलो अच्छी बात है, ये एम्पियर हो जाएगा। ये लेंथ हो जाएगा आपका मीटर, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया एम्पियर और ये हो गया आपका इनटू मीटर, है ना। और इनटू ये B का अपने को यूनिट निकालना है, तो B का यूनिट जो है, B का यूनिट हो जाएगा बच्चों न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? तो ये भी B का SI यूनिट हो सकता है, SI यूनिट हो सकता है। अब इसी को इसने क्या कर रखा है, टेस्ला। अब चाहो तो न्यूटन को भी तुम तोड़ सकते हो। अब न्यूटन जो है, याद करो न्यूटन क्या है, न्यूटन है फोर्स। अब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर सब में इसको हम लोग तोड़ दें तो देखो क्या होगा,
न्यूटन को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए केजी और फिर एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ऊपर में भी मीटर और नीचे में ए, और ये ऑलरेडी मीटर स्क्वायर है ना, ये आपका लेंथ है, नीचे में ऑलरेडी मीटर है, मीटर, और एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे में हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर मीटर कैंसिल, तो बच्चों ये हो जाएगा केजी पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बी का ऐसा यूनिट ये भी हो सकता है, केजी पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ऐसे घूमते घूमते कहीं भी जा सकते हो, लेकिन सबके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। आप फॉर्मूला रहेगा आपके पास तो आप पहुंच पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि यूनिट डायमेंशन अपने आप में एक चैप्टर नहीं है, ये सारे चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा आता है, इसलिए इसको लोग स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब इसे आप कभी भी पढ़ सकते हो, और अच्छा रहेगा कि 4-5 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ने के बाद इसको पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको राइट डाउन कर लो, और मैं ज़्यादा आपको यूनिट्स नहीं लिखवाऊंगा, आप वो चैप्टर वाइज ही मैं लिखवाता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट यूनिट। ठीक है, यूनिट के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अभी आपके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज्ड इन यूनिट। जब आप यूनिट को एक्सप्रेस करते हो तो कभी कभी किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है ना। जैसे मान लो कैपेसिटर ही है, हम लोग 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं कैपेसिटर, वहाँ पे उसकी कैपेसिटी जो है उसके लिए ऐसा यूनिट है फ्राड, ऐसा यूनिट है फ्राड। और अगर मान लो किसी की कैपेसिटी बहुत कम है तो उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, उसके लिए हम लोग कुछ सिंबल का यूज करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, आपने इन टर्म्स को देखा होगा कि अगर हमको किसी यूनिट को 10 टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम सिंबल यूज करेंगे टी का, दिस इज टेरा, है ना। इसी तरीके से गीगा है, गीगा के लिए हम लोग जी यूज करते हैं। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा यूज का नहीं है, लेकिन इसका बहुत यूज है, दैट इज मेगा का। 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है मेगा। जैसे मान लो कहीं का पोटेंशियल की वैल्यू अगर है 10 इंटू 10 का पावर 6 वोल्ट, है ना। अब वोल्ट जो है पोटेंशियल की ऐसा यूनिट है तो हमने वोल्ट लिख दिया। अब ये 10 इंटू 10 का पावर 6 है, तो इसको अब कैसे लिखेंगे, तो 10 इंटू 10 का पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 10 मेगा वोल्ट, तो 10 मेगा वोल्ट। या अगर किसी की पोटेंशियल अगर मान लो, अब पोटेंशियल क्या है इसके बारे में अभी मत सोचना, अभी हम लोग यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। मान लो किसी और का जो पोटेंशियल है वो है 10 इंटू 10 का पावर -3 वोल्ट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सीधी सी बात है 10 का पावर -3 है तो ये हो जाएगा आपका 10 मिली वोल्ट। तो नॉर्मली हम लोग जो पहले से बचपन में पढ़ते आ रहे हैं वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर ये सब केवल करते हैं। लेकिन बच्चों ये टर्म जो है ना, ये 10 का मल्टीप्लिकेशन है, ये किसी के भी पीछे जाके लग सकता है। अगर मान लो 10 मिलीमीटर कर रहे हैं तो लेंथ का जो है 10 इंटू 10 का पावर -3 मीटर हो गया। तो ये जो आपका यूनिट है ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लेंथ के लिए मिलीमीटर का यूज करोगे। हाँ, मिलीमीटर लिखा हुआ है तो लेंथ के लिए यूज करेंगे, मिली वोल्ट लिखा हुआ है तो पोटेंशियल के लिए यूज करेंगे, मिलीग्राम लिखा हुआ है तो फिर मास के लिए यूज करेंगे। और ये बात समझ में, इसी तरीके से मिली फ्राड लिखा हुआ है या माइक्रो फ्राड लिखा हुआ है तो वो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मिली माइक्रो वर्ड जो है इसका मतलब है कि आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर टेरा है तो 10 का पावर 12, अगर आपका गीगा है तो 10 का पावर 9, ये याद रखना पड़ेगा आपको। मेगा के लिए 10 का पावर 6, ये मेगा ही मिलियन भी होता है, 1 मिलियन यानी 10 लाख। तो 10 का पावर 6 को हम लोग मेगा या मिलियन भी बोलते हैं। 10 का पावर 3 का मतलब किलो है ना। तो किलो का मतलब हमेशा किलोग्राम या किलोमीटर नहीं है, किसी के साथ भी किलो लगा सकते हैं, समझ गए ना। जैसे कभी कभी मान लो 2000 ईयर 2000, उसको कभी कभी 2K भी कहा जाता है। तो 2K का मतलब सिंपल है, 2 हो गया और 3 0 है
तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो आपका है 10 का पावर 3 तो किलो यूज कर सकते हो, है ना। जैसे आप देखते होगे कहीं सोशल मीडिया में लाइक्स या व्यू 2K 3K, तो उसका मतलब समझ गए ना। और फिर मिली है, फिर एक माइक्रो है 10 का पावर -6, फिर 10 का पावर -9 को नैनो बोलते हैं, 10 का पावर -12 को पीको बोलते हैं। तो ये माइक्रो, नैनो, पीको ये सब भी यूज आता ही आता है, ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों देखो यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा है, खासकर ये कभी कभार एग्जाम में आता है, और वो डिस्टेंस के यूनिट को लेके। तो देखो एक तो डिस्टेंस का यानी लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर तो है ही, लेकिन इस यूनिवर्स में कुछ डिस्टेंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा है और कुछ डिस्टेंस बहुत छोटा है। जैसे अगर आप सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस की बात करोगे, गैलेक्सीज में आप डिस्टेंस की बात करोगे, तो वो दूरियां बहुत ज़्यादा है, उनके लिए मीटर बहुत छोटा यूनिट पड़ जाएगा। इसी तरीके से बैक्टीरिया या वायरस, इनका साइज इतना छोटा है कि उसके लिए मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। या एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इनका साइज इतना छोटा है कि उसके केस में हम लोग को मीटर यूज करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और यूनिट बनाया है। एक देखो लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। किलोमीटर में करोगे तो ये करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर निकल के आएगा। इसके अलावा एक डिस्टेंस होता है लाइट ईयर, ये आपने सुना होगा। लाइट ईयर जो है सुनने में लगता है लाइट ईयर ये टाइम से होगा, लेकिन ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है बच्चों, आपको पता होगा, जो पूरे एक साल में यानी 365 दिनों में लाइट जितना ज़्यादा ट्रेवल करेगी, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। और ये अप्रॉक्सीमेटली 9.46 इंटू 10 का पावर 15 होता है। आप जरूरी नहीं है कि इन वैल्यूज़ को याद रखो, आप बस ये याद रखना कि लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है, बड़ी यूनिट है। इसी तरीके से एक होता है पार्सेक यानी पैरालैक्टिक सेकेंड। अब ये पैरालैक्टिक सेकेंड जो है ये भी आपको सुनने में लगेगा कि ये डिस्टेंस टाइम का यूनिट है, लेकिन बच्चों ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है। और 1 पार्सेक इक्वल्स टू होता है, ये आपका लाइट ईयर से भी ज़्यादा होता है, दैट इज़ 3 इंटू 10 का पावर 16 मीटर। इसी तरीके से कुछ यूनिट्स बहुत छोटे होते हैं, वो जो देखो मैंने यहाँ लिख दिया, एक एंगस्ट्रम, लेंथ के लिए एंगस्ट्रम का भी यूज करते हैं, एंड 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर, है ना। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर। और इसी तरीके से एक फर्मी होता है, फर्मी, या इसको फिमेटोमीटर भी बोलते हैं। बच्चों ये न्यूक्लियस के साइज के ऑर्डर के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड 1 फर्मी जो होता है बच्चों, वो होता है 10 का पावर -15 मीटर। ओके, तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस की। तो देखो यूनिट तो हमने पढ़ लिया, अब ये डायमेंशन क्या है। अगर डायमेंशन का डेफिनेशन देखोगे तो वो तुम्हें थोड़ा कठिन लगेगा और कंफ्यूजिंग भी लगेगा, जो मैंने लिख दिया है। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सिंपल सी बात करते हैं, जैसे मान लो वेलोसिटी है, सबसे आसान एग्जांपल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं पहले समझा दूंगा, तब आप इस डेफिनेशन को देखना तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो एग्जांपल के लिए बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब आपको ये तो वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला हुआ, लेकिन अगर मान लो वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर डिफाइन करना हो तो क्या होगा?
तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप लिख सकते हो लेंथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, लंबाई है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी तो लेंथ ही है, तो उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं लेंथ, और टाइम की जगह हम लोग टाइम ही लिखेंगे। तो सवाल यह है कि यहां पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ बोल रहे हैं और टाइम को टाइम बोल रहे हैं, तो डायमेंशन लिखते समय हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दिए। अब फंडामेंटल क्वांटिटी में अब आप इसका जो लेंथ है, लेंथ के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एल। तो मैंने यहां पे लिख दिया एल, ठीक है, और नीचे में टाइम की जगह क्या लिख दिया, टी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ का पावर 1 और टाइम को ऊपर अगर लेके जाएंगे तो -1। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो लेंथ के रिस्पेक्ट में 1 है, लेंथ का 1 डायमेंशन आता है उसमें, और टाइम का डायमेंशन वहां पे -1 है। देखो किसी भी, अब देखो यहां पे देखो, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो ये डायमेंशन जो होता है वो पावर होता है। कौन सा पावर, जो उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर आपको डालना है, दैट इज रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटी, जिससे कि उस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सके। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको लेंथ के ऊपर पावर 1 देना पड़ेगा, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका डायमेंशन हो गया 1, टाइम के ऊपर -1 देना होगा। और अगर मास की बात करेंगे तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मास के ऊपर, मास की जरूरत ही नहीं है, तो जिसकी जरूरत नहीं है यानी उसके ऊपर पावर रख देंगे 0। तो बच्चों वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो गया, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो हो गई वो मास के हिसाब से 0, लेंथ के हिसाब से 1 और टाइम के हिसाब से -1, ठीक है ना। तो मास, लेंथ और भी यूनिट है, जैसे कि मान लो एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट तो 7 है, तो उन 7 में से सिर्फ लेंथ का डायमेंशन 1 आ रहा है, टाइम का डायमेंशन -1 आ रहा है, बाकी सभी का डायमेंशन 0। क्लियर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। लेकिन ये तो डायमेंशन की डेफिनेशन हो गई, लेकिन डायमेंशन को एक्सप्रेस, डायमेंशन आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं, आखिर डायमेंशन क्यों सीख रहे हैं। डायमेंशन इसलिए हम लोग सीख रहे हैं ताकि हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये शो कर सकें कि आखिर ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले तो आप ये लिख लो, फिर मैं इस पे और एग्जांपल करके दिखाता हूं। आप जल्दी से लिखो, लिख लिया आपने। अब जैसे देखो अब एक टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है बच्चों, वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, अब मास के लिए हम लोग जो फंडामेंटल सिंबल यूज करते हैं वो है m, और वॉल्यूम में क्या हो गया, वॉल्यूम में लेंथ भी है। वॉल्यूम की जो वैल्यू, किसी भी चीज की वॉल्यूम निकालते हैं, कोई भी चीज, चाहे क्यूब हो या फिर कोई और, तो वॉल्यूम में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आ जाएगा। तो 3 लंबाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ भी जो है और जो एक विड्थ है किसी चीज का, वो भी तो एक प्रकार का लेंथ ही है, वो भी डिस्टेंस ही है। तो बच्चों जो वॉल्यूम है उसमें टोटल 3 लेंथ आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ऊपर m और नीचे l का पावर 3 देना होगा। और इसको अगर ढंग से लिखें तो हम कह सकते हैं डेंसिटी का जो डायमेंशन है, इसकी जो डायमेंशन है मास के हिसाब से 1, लेंथ के हिसाब से, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेंथ के हिसाब से हो गया -3 क्यों, क्योंकि ऊपर जाएगा। और अगर हम लोग टाइम देखें, टाइम के हिसाब से इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो टाइम के हिसाब से डायमेंशन हो जाएगी 0, क्योंकि डेंसिटी को दिखाने के लिए टाइम नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, है ना। तो डायमेंशन को हम लोग एक काम करते हैं, एक तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और डायमेंशन को हम लोग तरीके से लिखेंगे, तो वो बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन
फॉर या डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों अब डायमेंशन के बाद हम लोग एक नया चीज सीखते हैं, नया नहीं है बस यही है, इसी को ढंग से अरेंज करेंगे और लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, यही चीज है। मान लो डेंसिटी ही है, तो डेंसिटी का अगर कोई मेरे को पूछेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, डेंसिटी का अगर कोई मेरे को पूछेगा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो मैं सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और इसके अंदर देखो क्या लिखूंगा। जो मास है तो मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास को लिख दिया हमने m। फिर लेंथ पे देखो, लेंथ पे पावर कितना है -3, कहोगे 3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो लेंथ के ऊपर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे -3। अब इतना पे भी तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर कहीं कहीं देखोगे कि ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा t का पावर 0, चाहो तो एम्पियर भी लिख दो और भी यूनिट्स लिख दो, लेकिन उतना नहीं करना होता है। मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 से काम चल जाता है, और उसमें भी अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंपल ml का पावर -3। समझ गए ना बच्चे? तो इस तरीके से हम लोग जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। पहले डायमेंशन हो गया और उसी डायमेंशन को, उसी पावर को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसे आप लिखो और देखो भाई हम लोग बहुत सारा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। लिख लिया आपने? चलो अब देखते हैं बच्चों यहां पे हम लोग और भी कई सारा फॉर्मूला। जैसे देखो अब हम लोग बात करें, जैसे वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला तभी आप लिख पाओगे जब आपको एक्चुअल में उसका फॉर्मूला पता हो, जो रियल फॉर्मूला है। रियल फॉर्मूला से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बहुत आसान काम है। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया तो L, और टाइम के लिए आप क्या यूज कर दोगे T, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा LT का पावर -1। हम लोग चाहें तो यहाँ m0 भी कर सकते हैं, लेकिन मर्जी है, नहीं भी लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर बात करें एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों, तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी का तो अभी हमने लिख लिया था, तो वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट यही यूज कर लो, LT का पावर -1 और डिवाइडेड बाय टाइम की जगह लिख दो सिर्फ T। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन का LT का पावर -2। देख रहे हो कितना आसान है? तो कुछ रिप्रेजेंट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम लोग फोर्स का लिखना चाहें, तो फोर्स का कोई एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कम से कम उस क्वांटिटी का यूनिट भी याद होना चाहिए। जैसे ये कोई यूनिट से भी लिख सकते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, या फिर याद करो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसके यूनिट से भी तुम चाहो तो डायमेंशन लिख सकते हो। तो केजी हो गया आपका मास, मीटर हो गया लेंथ के लिए, तो ml, और देखो टाइम नीचे पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड की तरह नीचे, तो पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका T का पावर -2। तो इस तरीके से फोर्स का आपका अगर यूनिट पता था वहां से भी हम लोग कर सकते थे। या दूसरा, अगर फोर्स का फॉर्मूला पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए आप यूज कर दोगे कैपिटल M और एक्सेलरेशन के लिए यूज कर दोगे LT का पावर -2, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका mLT का पावर -2। तो इस तरीके से फोर्स का डायमेंशन मास के रिस्पेक्ट में हो गया 1, लेंथ रिस्पेक्ट में 1 और टाइम रिस्पेक्ट में -2। तो इसे लिख लो फटाफट। तो बच्चों अब हम लोग कुछ और क्वांटिटी के डायमेंशंस को भी कैलकुलेट करते हैं, और आप देखो कुछ देर में आपको बहुत आसान ये लगेगा, ठीक है? अब जैसे मान लो अगर हमें कैलकुलेट करना हो वर्क का, है ना,
तो वर्क का अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको कम से कम फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला पता होगा तो आप काम आराम से कर लोगे। जैसे देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑटोमेटिकली इसका जो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो फोर्स के लिए तो अभी कुछ देर पहले ही हमने लिखा था MLT-2, है ना। फोर्स में मास भी था, लेंथ भी थी और आपका टाइम भी था। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फिर L का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। तो ऑटोमेटिकली वर्क का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ML²T-2। क्लियर। चलो ऐसे ही एक क्वांटिटी और देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो पावर, जो पावर है, पावर आपको याद होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कभी, जो आपका है वो रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे, अगर वर्क को हम लोग, ठीक है ना, वर्क को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पावर। तो ऑटोमेटिकली वर्क के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, अभी ऊपर ही लिखा हुआ है हमने ML²T-2, और टाइम के लिए भी नीचे T से डिवाइड कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा ML²T का पावर, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो आपका T का पावर क्या हो जाएगा, -3। तो इस तरीके से आप हर एक क्वांटिटी को निकाल सकते हो। अब ऐसे करते करते हमें इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आपको 50-60 क्वांटिटी का मैं यहाँ पे याद करवाऊँ। हर एक चैप्टर में आपको फॉर्मूला पता होगा। जैसे आप रोटेशन में जाओगे, तो रोटेशन में जाओगे, अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है बच्चों, आई होता है आपका mr²। आई का फॉर्मूला होता है mr²। अगर एक पॉइंट मास की बात करें तो, जहां m मास है और r उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। आप सीधा, आपको डायमेंशन पे ध्यान देना है, किसका डायमेंशन कैसे निकाले। तो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं। तो इसका डायमेंशन कैसे आएगा बच्चों, तो मास की जगह m लिख देंगे, ठीक है, और डिस्टेंस की जगह आप देख लो, डिस्टेंस की जगह लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, और टाइम तो है नहीं, तो सीधा इसका हो जाएगा ML², है कि नहीं। और अगर टाइम लिखना भी चाहते हो तो T क्या कर दोगे, 0। तो इस तरीके से आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो इसको राइट डाउन कर लो, कर लिया आपने। चलो अब मैं आपको एक 12th वाले चैप्टर का डायमेंशन निकाल के दिखाता हूं। 12th में एक पढ़ेंगे हम लोग कूलम्स लॉ, है ना। क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बच्चों, वो होता है Q1 × Q2 / 4πε0r²। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का। ये फॉर्मूला किसका हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स का। अगर मान लो दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 एक सर्टेन डिस्टेंस पे हो और इनके बीच का डिस्टेंस r हो, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, और ये फोर्स जो होगा, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, वहाँ फॉर्मूला F जो होता है Q1 × Q2 / 4πε0। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं ε0। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। और ये हो गया आपका r²। तो अब देखो, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम का बच्चों इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। अब इसका डायमेंशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो देखो ε0 को इधर ले आओ, और इधर हो गया Q1 × Q2 / 4πr² × F। अब यहाँ हम लोग कुछ नई चीज़ सीखेंगे भी।
अब देखो क्या है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा हुआ था, वो भी जेई मेंस में। जब हम लोग इसके ऊपर डीपीपी करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। अब जरा गौर करना बच्चे, यहाँ पे क्या क्या है। तो ऊपर में रहा आपका Q1, तो Q1 मतलब चार्ज, और चार्ज को हम लोग, चार्ज का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो बच्चों याद करो, चार्ज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग को फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल करना है। तो फंडामेंटल में आप जानते हो करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज बाय टाइम, और करंट के लिए फंडामेंटल यूनिट है ए, एम्पियर, ठीक। और चार्ज हो गया यहाँ पे, और टी टाइम की जगह हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल टी। तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं, Q का डायमेंशन होगा बच्चों AT। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से Q1 इंटू Q2, ये दोनों चार्ज ही हैं, और चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया AT। कैसे AT हुआ समझ में आया? I इक्वल्स टू Q बाई टी, जहां I क्या है? करंट, और करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर, A लिखते हैं इस तरीके से। तो ये आपका हो गया AT इंटू AT डिवाइडेड बाई, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब ये देखो 4 पाई है। अब एक चीज, एक रूल सीखो, कोई भी कांस्टेंट या एंगल, हालांकि मैं इसे लास्ट में आपको एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बताऊंगा लास्ट के लेक्चर्स में, लेकिन पहले आप थोड़ा सा जान लो कि कोई भी कांस्टेंट होता जो है, जैसे मान लो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है। ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। ये आपका यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से इसके बारे में तो कुछ अपने को सोचना नहीं है। तो ये कांस्टेंट, कहीं भी कांस्टेंट नंबर जो दिखेगा वो यूनिट लेस भी होगा और डायमेंशन लेस भी होगा। अब देखो यहां पे जहां आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर हो गया आपका लेंथ, तो ये आपका हो गया लेंथ का स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस है। और फोर्स तो आप जानते हो, फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखोगे आप? फोर्स का डायमेंशन लिखोगे MLT-2। अब इस पूरे को सॉल्व करो। अब जरा देखो ध्यान से क्या क्या ऊपर जाएगा। सबसे पहले ये मास ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा m का पावर -1, और ऊपर कौन जाएगा? तो L स्क्वायर इंटू L, दैट इज L3। ये L3 ऊपर जाएगा तो L का पावर -3, और कौन जाएगा बच्चों? और देखो ऊपर में T 2T है, और नीचे से T का पावर -2, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा T का पावर 4। तो m का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4। T का पावर 4 कैसे हुआ समझ में आया? 2T तो ऊपर में था, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, और भी कुछ, और लास्ट में A इंटू A स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आपका निकल के आया। तो आप देखो, अब किसी का भी आप डायमेंशन चाहो तो निकाल सकते हो। इसको राइट डाउन करो। चलो कर लिया आपने, आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं बच्चों। अब मान लो कि एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर, है ना? ऐसे चाहें तो हम लोग 2-3 घंटे तक यही काम करते रह सकते हैं। तो हम लोग तो हर चैप्टर में जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ फॉर्मूला के हिसाब से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, कहीं भी खुद से निकाल सकते हो, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। जैसे मान लो कैपेसिटर है, ये हम लोग कैपेसिटर 12th में एक चैप्टर है वहाँ पे पढ़ते हैं। अब मान लो कैपेसिटर के बीच में एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है, और उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ Q स्क्वायर बाई C इक्वल्स टू U, यानी U इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। और ये C क्या है बच्चों? ये C है कैपेसिटेंस, और Q जो है इसके ऊपर चार्ज है, प्लस Q, यहां पे -Q, और U जो हो गई एनर्जी हो गई, ठीक है। और एनर्जी जो है, एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल, और वर्क का भी यूनिट होता है जूल। तो ये दोनों का जो यूनिट है आपका जूल है।
तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। हम लोग इसे बाय डेफिनेशन जानते भी हैं और जानेंगे भी कि जो आपकी एनर्जी है वो कुछ और नहीं बल्कि वर्क ही है। वर्क एनर्जी का ही एक रूप होता है। तो जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी की है, तो जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी की होगी। हमें यहाँ पूछ लिया गया कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन बताओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोग फिर से क्या करेंगे, सी को LHS में ले आएंगे और लिख देंगे Q² अपॉन 2U। फॉर्मूला को ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और चार्ज का भी हमने डायमेंशन सीखा था बच्चों, दैट इज AT। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो A का स्क्वायर T का स्क्वायर, ये ऊपर में आ गया। 2 आपका कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होना है। U एनर्जी है, एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क का जो डायमेंशन होता है दैट इज mL² T का पावर -2। ठीक है, अब इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। इसको जब सेट करेंगे तो ये आ जाएगा m का पावर -1, L का पावर -2। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद T का पावर 4 और A²। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से कैपेसिटी की जो है डायमेंशन निकल के आ गई। तो इसे आप राइट डाउन कर लो। चलो, तो बच्चों अब देखो एक और पॉइंट हम लोग सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग क्वांटिटी होती है, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती हैं। वो दोनों क्वांटिटी का नेचर ही एक दूसरे से अलग है, लेकिन दोनों का डायमेंशन हो सकता है सेम हो, भले ही उनका यूनिट अलग है। यूनिट सेम होने पे तो क्वांटिटी का नेचर भी सेम हो जाएगा, लेकिन डायमेंशन सेम होने पे ये जरूरी नहीं है कि दोनों का नेचर सेम है। जैसे कि देखो, आप समझो मेरी बात को, अभी हमने वर्क का डायमेंशन, वर्क का जो है डायमेंशन हमने जाना mL² T-2। ठीक है, वर्क का जो यूनिट है SI यूनिट, इसकी जो SI यूनिट है वो है आपका जूल, या आप इसको अगर डायमेंशन से यूनिट भी बना सकते हो। तो जैसे देखो मास है, तो मास के लिए हमने लिख दिया kg। देखो ये भी फायदा हो गया, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, डायमेंशन से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन। kg है, लेंथ है तो यहां पे हमने लिख दिया मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, और टाइम नीचे में है तो ये हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। अब वर्क जो है, वर्क बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वर्क क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी। अब इस स्केलर क्वांटिटी को देखो, इसकी SI यूनिट भी बता दी हमने और इसका डायमेंशन भी दिखा दिया। अब एक क्वांटिटी है जिसका नाम है टॉर्क, ये हम लोग रोटेशन में पढ़ते हैं, टॉर्क। अब ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसका सिंबल ये टाउ होता है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बिल्कुल अलग है वर्क से। लेकिन इसका देखो, इसका फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों R×F, जहां R है पोजीशन वेक्टर यानी डिस्टेंस है, एक तरीके से लेंथ है, और फोर्स तो खैर फोर्स है। तो जब इसकी भी डायमेंशन की बात होगी तो इसका भी डायमेंशन लिखा जाएगा mL² T का पावर -2। ठीक है, mL² T का पावर -2, इसका भी डायमेंशन यही होगा। लेकिन बच्चों ये देखो, वर्क का डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम है, लेकिन ये दोनों इंटायरली अलग है, दोनों में कोई आपका जो है मैच नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि इट मे पॉसिबल दैट टू डिफरेंट quantities of different nature may have same dimensional formula। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लो।
अच्छा पॉइंट था ये। तो बच्चों अब हम लोग एक दो और डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप का। ऐसे मैंने आपको बताया हम लोग कई कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। ये हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ते हैं, जहां ये Q जो है, ये Q आपका है हीट, ये Q है हीट, और हीट भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो आपको पता है हीट क्या है, आपकी एनर्जी। हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है। m आपका यहां पे मास है। s जो है दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी जो है ये है चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मेरे से कोई पूछ ले कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले फॉर्मूला को जा कन्वर्ट कर लो। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं S इक्वल्स टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। अब ये Q चार्ज नहीं है, ये एनर्जी है। तो Q जो एनर्जी है उसके लिए आप लिख सकते हो ml स्क्वायर टी का पावर -2। जो वर्क का है वही एनर्जी की हो गई। नीचे में फिर मास है तो यहाँ पे लिख देंगे m, और फिर ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का बच्चों जो SI यूनिट है वो केल्विन होता है, और उसका सिंबल जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं K, तो हम लोग यहाँ पे K लिखेंगे। ओके, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो m विल गेट कैंसिल्ड, तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर टी का पावर -2 और K का पावर -1। या फिर इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है m का पावर 0, L स्क्वायर टी का पावर -2 और K का पावर -1। तो इस तरीके से आप कोई भी चैप्टर में फॉर्मूला अगर आपको पता है और 7 यूनिट्स पता है, फिर तो आप डायमेंशन तो निकाल ही दोगे। देखो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप डायमेंशन तो याद नहीं कर पाओगे। आप फॉर्मूला याद कर सकते हो और फॉर्मूला से डायमेंशन खुद बना सकते हो। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे रिगार्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें एक प्रिंसिपल होता है बच्चों जिसका नाम आप जानते होंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कोई भी इक्वेशन को हम लोग तभी करेक्ट मानेंगे जब उसके RHS और LHS का डायमेंशन क्या हो, सेम, है ना। वही लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस आर सेम इन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे देखो, अब मान लो एक इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स का, हम लोग सभी को पता है, दैट इज डेल्टा x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मान लो इस इक्वेशन को चेक करना है ये सही है या गलत। तो इसके LHS में ये जो डेल्टा x है ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो तो सिर्फ L हो जाएगा, लेंथ है। तो इधर आके देखो इधर क्या हो रहा है, ऐसा क्या? तो बिल्कुल हो रहा है। अब यहां पे देखो एक बात और, दो अलग अलग डायमेंशन वाले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो अलग नेचर वाले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडिशन हमेशा सेम क्वांटिटी के या सब्ट्रैक्शन सेम डायमेंशन या सेम नेचर वाले के बीच होता है। तो जैसे देखो यहाँ ut है, ut में ऐड करना है हाफ AT स्क्वायर को। तो पहले ut, तो u क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा लेंथ पर यूनिट टाइम, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग L t का पावर -1, और t है आपका टाइम, टाइम की जगह आप टाइम रहने दो, दैट इज t प्लस हाफ। और हाफ क्या? हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसके जगह लिख देंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह होता है L t का पावर -2 और t स्क्वायर, ये आपका टाइम हो गया, दैट इज t का पावर 2। अब देखो तुम खुद, ये इधर LHS में तो L है ही,
यहाँ t का पावर -1 और ये t, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो l बचेगा, और यहाँ t का पावर -2 और t का पावर +2, ये कैंसिल होगा तो l हो गया। तो l प्लस एल इक्वल्स टू एल, यानी लेंथ इक्वल्स टू लेंथ प्लस लेंथ। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों तरफ के RHS LHS का सेम होना चाहिए, इसी को होमोजेनिटी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब देखो, आप हेडिंग मैंने दिया है, डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप चाहो तो इक्वेशंस भी डिराइव कर सकते हो। जैसे मान लो कि एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम, है ना। क्या पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, सिंपल पेंडुलम। एक टर्म आता है सिंपल पेंडुलम। अब जैसे देखो, अब आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा कि सिंपल पेंडुलम एक स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, रस्सी में एक बॉब होता है, मतलब बॉल छोटा सा जिसका मास मान लो m है, और उसको ऐसे एक तरफ रख के छोड़ दोगे तो वो इस तरीके से ऑसिलेट करती है ना। इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, छोटे एंगल के लिए। तो बच्चों ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। अब जब ये ऑसिलेट करेगी, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये इस तरीके से मूव करती रहेगी। तो जब ये मूव करती रहेगी इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है, एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है, मतलब एक तरफ गया फिर वापस आया, तो जाना और आना मिला के जो टाइम खर्च होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब ये जो इसका जो टाइम पीरियड है वो जरा सोचो, वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। साइंटिस्ट लोग अगर सोचेंगे कि किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, तो देखो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर सकता है लेंथ पे, इसके मास पे, है ना, m पे। साथ ही साथ हो सकता है ग्रेविटी जो खींच रही है g से, स्मॉल g, उस पर डिपेंड कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक हाइपोथेटिकली इक्वेशन बना लिया, टाइम पीरियड इक्वल्स टू k, एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ इक्वल का साइन देना है, तो क्वांटिटीज के साथ साथ एक कांस्टेंट भी यूज करना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट है जो कि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, मास पे। तो मान लो मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हो सकता है मास के स्क्वायर का, हो सकता है मास के क्यूब का, हो सकता है मास के अंडर रूट का, कुछ भी हो सकता है। तो मास का पावर हमने मान लिया a, ठीक। लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा होगा, तो लेंथ का पावर हमने मान लिया b, और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा होगा, तो मान लिया हमने c। अब हमें a b c की वैल्यू निकालनी है कि आखिर ये कितना कितना पावर होगा, तब हमें इधर क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड। तो बच्चों अब एक काम करो, कोई भी इक्वेशन अभी हमने पढ़ा कि वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब इधर जो टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो इधर टाइम पीरियड का डायमेंशन अगर हम लोग लिखेंगे t, तो इधर भी सबका t होना चाहिए, यानी टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या है, t, और t के अलावा बाकी और कोई टर्म तो है नहीं। तो बाकी और कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाकियों को भी लिखेंगे, m का पावर 0, l का पावर 0 और सिर्फ t। 0 का मतलब जो नहीं है वो 0 हो गया। इधर k तो कांस्टेंट है, k हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो उसका कोई डायमेंशन हम लोग नहीं लिखेंगे, ये हमारा सिंपल क्या है, कांस्टेंट। तो देखो अब सिर्फ यहाँ पे क्या है, मास। अब रही बात मास, तो मास का पावर है a, तो मास का पावर हमने दे दिया यहाँ पे a, ठीक है, मास का पावर a है। लेंथ का पावर क्या है बच्चों, तो लेंथ का पावर l, जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो l, उसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, तो b। और g क्या होता है, तो g जो है ये होता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से
जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसी को g बोलते हैं। तो इसका जो आपका डायमेंशन होगा वो एक्सेलरेशन वाला होगा, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी का पावर -2। अब चूंकि g का पावर हमने c लगा दिया है तो ऑटोमेटिकली, अब इन सबको अलग अलग ही कर लो पहले, बाद में फिर हम लोग एक करेंगे। तो जहां पे g है वहां पे हम लोग लिख देंगे l का पावर c और t का पावर -2c, है ना। एल टी का पावर -2 होता है, एक्सेलरेशन होता है ना एल टी का पावर -2, तो चूंकि उसका ही पावर c है तो उसके l का ही पावर c हो जाएगा और ये -2c। c क्यों लिखा समझ में आया ना। जैसे देखो मान लो कहीं पे एक्सेलरेशन है तो लिखेंगे एल टी का पावर -2, एक्सेलरेशन का स्क्वायर है तो लिखेंगे एल स्क्वायर टी का पावर -4, क्योंकि एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन है। तो चूंकि यहाँ c ले लिया हमने तो c कर दिया है। अब जरा देखो, तो इधर हो गया m का पावर 0, l का पावर 0, t। अब इधर देखो आप, m का पावर 0, इधर m का पावर a, l का पावर b प्लस c, देखो इसमें पावर b है इसमें पावर c है, और t का पावर -2c। तो बहुत सिंपल हो गया अब यहाँ से। तो अब आप यहाँ से गौर करो, आप कंपेयर करो दोनों तरफ, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 0, तो a की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि इधर m 0 इधर a है तो a बराबर 0, और b प्लस c बराबर भी 0, और c बराबर कितना, तो देखो c इधर आपका, इधर ध्यान देना, इधर आपका क्या है, इधर आपका 1 है और इधर है -2c, तो इसका मतलब है -2c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू -1/2, और c इक्वल्स टू -1/2, तो ऑटोमेटिकली b इक्वल्स टू हो गया +1/2। तो ध्यान दो यहाँ पे बच्चों a का वैल्यू 0 आया, a का वैल्यू 0 आया, b का वैल्यू 1/2 आया, c का वैल्यू -1/2। पहले आप इतना लिखो फिर मैं फाइनल फॉर्मूला लिखता हूं, जल्दी से आप इसको राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने, चलो अब देखते हैं फाइनली क्या आएगा। फाइनली बच्चों ये जो आ गया आपका फॉर्मूला अपना टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड बराबर k इंटू m का पावर 0, देखो m का पावर 0 क्योंकि a अपना क्या आया है 0, तो यहाँ 0 कर देंगे, l का पावर b का मतलब क्या आया है, b कितना है अपना +½ और c कितना है -½ तो ऑटोमेटिकली बच्चों टाइम पीरियड हो जाएगा l का पावर ½ और g का पावर -½ तो इसको लिख सकते हैं k l का पावर ½ अपॉन g का पावर ½ इसको नीचे उतार देंगे। तो अल्टीमेटली तो बच्चों इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है फाइनली आपका निकल के आएगा k√L/g, ये ½ को लिख सकते हैं √L/g। और एक बात याद रखना, इस मेथड से आपको k का वैल्यू नहीं आएगा, k कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। फिर हम लोग ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आता है, और जब आगे चल के तुम पढ़ोगे तो ये k की वैल्यू होती है 2π। तो वो जो 2π की वैल्यू जो निकल के आएगी वो डायमेंशन से निकल के नहीं आएगी, क्योंकि k क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डायमेंशन होता नहीं है। तो लेकिन l और g पे ये कैसे डिपेंड करेगा और मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हम लोग जरूर यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। तो इसको आप राइट डाउन कर लो, ठीक है। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है।